नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको आकलन कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि आपका विज्ञान विषय से संबंधित है। और यह जो आकलन कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दिया गया है। दिनांक रहेगी बच्चों 7/3/2022 यानी 7 मार्च 2022 के लिए ये है। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रश्न 1 में दो अंकों के 5 प्रश्न हैं। और ये क्या है, इसमें प्रश्न 2 जो है वो 3 अंकों के 2 प्रश्न हैं। तो आप इनको पढ़ करके इनका उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है कि डोबे राइनर त्रिक का आधार लिखिए, एक उदाहरण भी दीजिए। जो प्रश्न 1 है आपका, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पहले डोबे राइनर त्रिक का आधार लिखना है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर रहेगा तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, वोल्फगांग डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे कि यहाँ पे आप उसने क्या किए थे, 3 ट्रेड बनाए थे, यानी सेट 1 2 3। तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, अगर इन दोनों को जोड़ करके हम इसको 2 से भाग करेंगे तो वो लगभग किसके बराबर आएगा, बीच वाले स्ट्रोंटियम के बराबर आएगा। चाहे आप इसमें एग्जाम्पल ये वाला दे सकते हैं और चाहे आप ये वाला दे सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नोबल या उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। आपको बता देता हूँ बच्चों, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जो क्या होती है, निष्क्रिय होती हैं, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो उनको अलग से क्यों रखा गया। उत्कृष्ट गैसों को अलग से इसलिए रखा गया क्योंकि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि रासायनिक रूप से ये क्या होती हैं, अक्रिय होती हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है। इस कारण से उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या क्या सीमाएं थी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसमें डोबेराइनर वर्गीकरण की सबसे बड़ी सीमा यह थी, इस नियम के अनुसार उस समय उपस्थित पाए जाने वाले तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था। उदाहरण 3 तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। बच्चों जब उस ग्रुप में क्या होता था, जब इस प्रकार से रेंज करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। उसके बाद में फास्फोरस का 31 और इसका 74.9 होता है। अगर हम इन डोबेराइनर का जो त्रियक नियम था वो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो पहले और तीसरे का जो एवरेज होता था वो 31 के बराबर होना चाहिए था। लेकिन क्या ये हो पाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये क्या थी, उस समय की कमी थी, किसकी, डोबेराइनर वर्गीकरण की सीमा थी ये। तो आपको बताना है, ये लिखना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट डी में आपसे पूछा गया है, न्यूलैंड का एस्टेक नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको ये न्यूलैंड का एस्टेक नियम भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों ये क्या है बताते हैं आपको। तो न्यूलैंड का जो एस्टेक नियम था, जो बच्चों न्यूलैंड के एस्टेक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी एक मानकर हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं उसको। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व अगर लिथियम मानेंगे तो 8वां तत्व अगर हम वहाँ लिथियम को 1 मान के स्टार्ट करते हैं तो 8वां तत्व क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो इसका मतलब पहला क्या हुआ, लिथियम, और 8वां क्या हुआ, सोडियम। तो इसका मतलब लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी थी, जो उनके गुण थे, वे क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो यही इसका नियम था, यही आपको लिखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत लिखिए। आपको केवल पूछा गया है सिद्धांत लिखना है। तो चलिए सिद्धांत बताते हैं आपको क्या होता है। तो इसमें आपको ये दिख रही है आपको मेंडलीफ आवर्त सारणी। तो इसमें बच्चों आपको क्या है सिद्धांत लिखना है। तो सिद्धांत यहाँ से लिखना आपको। तो मेंडलीफ ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, तत्वों को परमाणु भार बदलने तथा, देखिए यहाँ पे लिखना आपको, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत अथवा आवर्त नियम, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों का भार परमाणु भार बदलने पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म भी बदल जाते हैं। तो ये बच्चों मेंडलीफ की पीरियोडिक जो टेबल थी, आवर्त सारणी थी, और ये इसका सिद्धांत आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूह की संख्या लिखिए। तो ये आपको करना है। तो चलिए बच्चों हम आधुनिक आवर्त नियम लिखते हैं पहले। तो क्या था आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। यानी क्या होते हैं, उनके जो भौतिक गुण धर्म हैं उनके परमाणु संख्याओं के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। उनके अनुसार उनके गुण धर्म बदलते हैं। तो ये बच्चों आपको इसमें लिखना था। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। तो चलिए वो भी हम आपको टेबल के द्वारा करवाते हैं। तो ये है आपके सामने बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से देखो ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो टोटल कितने ग्रुप हैं, कितने समूह हैं बच्चों, टोटल समूह कितने हैं आपके 18 हैं। और ये जो इस प्रकार से जो पीरियड्स हैं ये लाइनें, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके आवर्त कहलाते हैं। तो टोटल आवर्त जो हैं यानी पीरियड जो हैं वो कितने हैं बच्चों, 7 हैं। तो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बी वाले पार्ट में पूछा गया बच्चों, दो तत्व उनके नाम बताने आपको, दो तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिथियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, पोटासियम लिख सकते हैं। अगर हम इनके सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें तो बच्चों लिथियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 3 होता है, तो 2 1 ऐसे लिखेंगे हम। सोडियम का जो होता है वो क्या होता है, 11 होता है, 2 8 1 होता है। और पोटासियम का 19 होता है, तो 2 8 8 1 ऐसे लिखेंगे हम। तो सबसे भारी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, दो तत्व लिख सकते हैं। तो आपको सोडियम लिथियम या सोडियम 2 लिखने हैं आपको, तो 2 ये लिख देना आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पार्ट 2 में इसी के क्या पूछा गया है, दो तत्व जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले कौन से होते हैं बच्चों, वो आपको पता है कि ग्रुप नंबर जो समूह नंबर 2 होते हैं, 2 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, बेरिलियम लिख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम की परमाणु संख्या जो होती है बच्चों 4 होती है, तो KLM ये सेल लिख लिया हमने इस प्रकार से। तो 4 होती है तो क्या बनेंगे 2 2। और मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु संख्या, तो क्या होता है 2 8 2। कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 8 2। तो किन्हीं 2 तत्वों के आपको नाम बताने हैं, तो आप बेरिलियम और मैग्नीशियम लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में आपको थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, दो तत्व जिनके बाहरी कोष पूर्ण हो। तो बाहरी कोष पूर्ण किनके होते हैं बच्चों, जो निष्क्रिय गैसें होती हैं यानी नोबल गैसेज होती हैं, उनके कोष क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो आप इनमें आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इनमें आप लिखना है, जैसे कि नियोन है, ऑर्गन है। नियोन का परमाणु संख्या हीलियम लिख सकते हैं, नियोन आर्गन। हीलियम का जो पहला जो K सेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब हीलियम का जो परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो पहला सेल इसका क्या है,
कम्प्लीटली फिल्ड है यानी पूर्ण है। उसके बाद में नियोन जो होता है उसके अंदर क्या होता है 10 होती है परमाणु संख्या, तो 2 8, तो जो एल सेल जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 2 तत्व लिख सकते हैं। इसके बाद में आर्गन भी लिखना चाहिए तो उसका 18 होता है 2 8 8, तो इसका भी एम सेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण है। तो 2 तत्वों के नाम लिखने थे तो आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न 3 जो है इसमें क्या पूछा गया है, लिथियम सोडियम पोटासियम ये सभी धातुएं जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? बिल्कुल बच्चों, लिथियम सोडियम और पोटासियम आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि के एल और एम ये जो सेल हैं इनमें आप देखेंगे लिथियम में 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 1। उसके बाद में सोडियम का होता है 2 8 1 यानी 11 होता है। पोटाशियम का क्या होता है 2 8 8 के एल एम एन, तो 1। तो आप इन तीनों में क्या देखते हैं कि इनके बाहरी कोश में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही इनमें क्या है समानता है। तो आपको ये उत्तर लिखना था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पूछ रखा है पार्ट 2 में, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यह तत्व किस समूह और आवर्त से संबंध रखता है? तो आपको पता है कि बच्चों इसका अगर हम जोड़ करें इलेक्ट्रॉन का तो ये कितना आता है 17 आता है। तो ये किसका किसका परमाणु संख्या होता है क्लोरीन का। तो किस आवर्त से संबंध रखता है? तो आपको बच्चों पता है कि आवर्त क्या होती है, जो बड़ी लाइनें होती हैं उनको आवर्त बोलते हैं और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको क्या बोलते हैं समूह बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन मैं पीरियोडिक टेबल से करवाता हूँ। तो देखिए, तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखिए क्लोरीन कहाँ पे, ये वाला ये क्लोरीन है। तो इसका अगर हम क्या देखना चाहिए आवर्त देखना चाहिए, तो ये किस आवर्त से बिलोंग करता है बच्चों 3 नंबर आवर्त से बिलोंग करता है। तो इसका आवर्त क्या होगा बच्चों 3 होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों पूछा गया है हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशील अत्यंत कम है, इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो बच्चों आपको पता है कि हीलियम और नियोन जो होते हैं वो किस समूह से बिलोंग करते हैं 18 समूह से बिलोंग करते हैं। तो आपको इतना पता है बच्चों कि हीलियम और नियोन जो है वो 18 समूह से संबंध रखते हैं। अब हीलियम की अगर हम परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका 2 होगा और इसका क्या होगा 2 8 होगा, क्योंकि के सेल जो होता है बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या माना जाता है कंप्लीट माना जाता है और एल वाला जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण माना जाता है। तो इसका मतलब दोनों के जो बाहरी कोश हैं वो क्या है कंप्लीटली फिल्ड है यानी पूर्ण संपूर्ण इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या होती है कि ये अपने इनके बाहरी कोश पूर्ण होने के कारण क्या होते हैं ये अभिक्रियाशील कम होते हैं, यानी इनकी क्रियाशीलता बिल्कुल कम होती है, अभिक्रियाशील होते हैं। तो यही इनके बाहरी कोश पूर्ण होने के कारण ये क्या करते हैं अभिक्रियाशील, इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कम है। तो यही इनके बीच में समानता है। तो ये आपको उत्तर लिखना है। बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो की तरह हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर।